स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर से। आज हम 74वें संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में दो प्रकार के स्थानीय संस्थाएं हैं, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्हें एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसी प्रकार नगरीय शहरी स्थानीय संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए 74वां संविधान संशोधन आया, जिसके माध्यम से हमने उसमें बहुत परिवर्तन किए। भारत की संसद ने 1992 में पारित और 1 जून 1993 से प्रवर्तित 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9A में द म्युनिसिपैलिटीज शीर्षक नाम से एक नया अध्याय जोड़ा। इस भाग के माध्यम से देश में नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और मान्यता मिली। हमारे यहाँ 74वें संविधान संशोधन आने से पहले इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने केवल भारत में ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में सुधार के बारे में विचार प्रारंभ किए थे, लेकिन आगे चलकर उन्हें लगा कि गांवों के साथ साथ शहरी संस्थाओं का भी विकास जरूरी है और उन्होंने ग्राम के साथ शहरी विकास को भी शामिल करते हुए अपने प्रयास किए। उनके प्रयासों को लोकसभा में तो सफलता मिल गई, लेकिन राज्यसभा में सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उनके काल में नगरीय संस्थाओं में सुधार के लिए 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ। 74वें संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। 1993 से पहले नगरीय संस्थाओं को भारत में संवैधानिक दर्जा नहीं था। संविधान में यह विषय राज्य सूची में शामिल किया गया और राज्यों से ये उम्मीद की गई कि वो विधेयक पास करके इसके गठन, शक्ति और कार्यों को बताएंगे। इन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं मिलने के कारण राज्यों ने इन संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने की बजाय अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनका प्रयोग शुरू किया। राज्य सरकार जब चाहे तब इन्हें भंग कर देती थी और जब चाहे तब इनके चुनाव करवा देती थी, लेकिन 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला। 74वें संविधान संशोधन की दूसरी विशेषता है नगरीय स्थानीय संस्थाओं के प्रकार। 74वें संविधान संशोधन में नगरीय स्थानीय संस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया था: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया से गुजर रहे थे, वहाँ पर नगर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया था। नगर परिषद छोटे छोटे नगरों में नगर परिषद के गठन के लिए कहा गया था। नगर निगम बड़े बड़े नगरों में नगर निगम के निर्माण का प्रावधान किया गया था। संविधान संशोधन ने कुछ चीज़ों के विषय में राज्य सरकार को छूट दे रखी थी, जैसे राज्यों के राज्यपाल किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को इन निकायों के गठन से अलग रख सकते हैं। इसी प्रकार गांव से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया छोटे व बड़े नगरों की परिभाषा, आय आदि के बारे में स्पष्टीकरण राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाना अनिवार्य था। नेक्स्ट विशेषता है नगर निकायों का निर्माण।
74वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि हर नगर निकाय में उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से वहाँ पदों को भरा जाएगा। नगरीय निकाय वार्डों में बांटे जाते थे और वार्डों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित होते थे। राज्य विधानमंडल अधिनियम द्वारा नगरीय स्थानीय संस्थाओं में कुछ वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर रहा था, जैसे ऐसे व्यक्ति जिनके पास नगरीय प्रशासन का बहुत ज़्यादा अनुभव और ज्ञान हो, या उस क्षेत्र का लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि, या नगर निकाय के क्षेत्र की मतदाता सूची में राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य, या संविधान संशोधन अधिनियम 74वें की धारा 243 की उपधारा 5 के अधीन गठित की जाने वाली समितियों के अध्यक्ष। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि यदि नगरीय प्रशासन में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को सदस्यता दी जाती है तो उन्हें संबंधित निकाय की बैठक में मत करने का अधिकार नहीं होगा। चौहत्तरवें संविधान संशोधन की नेक्स्ट विशेषता है वार्ड समितियों का गठन। हमारे यहाँ केवल प्रतिनिधि प्रजातंत्र ही नहीं बल्कि सहभागी प्रजातंत्र भी है, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वार्ड समितियों का निर्माण किया गया। वार्ड समिति वहाँ बनती है जहाँ की जनसंख्या 3 लाख या इससे ज़्यादा है। राज्य विधानमंडल पर यह कर्तव्य डाला गया है कि वो अपने राज्य में नगरीय स्थानीय संस्थाओं की समिति के गठन की प्रक्रिया, उनके कार्य, उनके उत्तरदायित्वों को निर्धारण करेगा। वार्ड समितियों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में आने वाले लोग वार्ड समिति के सदस्य होते हैं। इन वार्ड समितियों के अलावा भी और भी समितियों का गठन किया जा सकता है, लेकिन वो केवल राज्य विधानमंडल के द्वारा ही किया जाएगा। थैंक यू। सॉरी स्टूडेंट, इसमें एक पॉइंट और है जिसे हम डिस्कस करते हैं, नगरीय संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था। 74वें संविधान संशोधन ने नगरीय संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, और ये आरक्षण इसलिए किया गया है कि हर कैटेगरी को निर्वाचित होने का अवसर मिले। पहले नगरीय स्थानीय संस्थाओं में केवल समाज के उच्च वर्ग के लोग ही चुनकर आते थे और सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पद आरक्षित किए गए उस अनुपात में जिस अनुपात में उन जातियों की जनसंख्या वहाँ रहती है। आरक्षित सीटों का निर्धारण चक्रानुक्रम क्रम में किया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति में जो भी सीट रिजर्व रहती है उसमें कम से कम 1/3 स्थान इस वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व रहते हैं। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया है। वो चाहे तो नगरीय स्थानीय निकाय में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कर सकती है। राजस्थान में 1994 में पिछड़े वर्ग के लिए 15% रिजर्वेशन था, जिसे 1999 में 21% कर दिया गया है। अध्यक्ष और सभापति के लिए आरक्षण। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष और सभापति के पद पर भी अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण
किया गया है। राज्य विधानमंडल को अधिनियम में यह प्रावधान करना होगा, अध्यक्ष और सभापति के कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए रिजर्व किए जाएंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण, हर नगरीय स्थानीय निकाय में 1/3 पद महिलाओं के लिए रिजर्व किए जाने अनिवार्य हैं, यानी सदस्य और अध्यक्ष पद पर 1/3 महिलाओं के आरक्षण के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सबसे पहले बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। राजस्थान में 2009 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। थैंक यू।